Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपने उस लास्ट पार्ट में जहां हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पोर्शन कवर अप कर रहे थे। तो भाई इससे पहले अभी तक के हम लोग ने कवर अप किया था वार्म अप के बारे में और उसके कुछ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में। आज हम लोग इसमें कुछ और टॉपिक्स कवर अप करेंगे जैसे कि कंडीशनिंग, कूलिंग डाउन, सर्किट ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग। चलिए आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले कूलिंग डाउन के बारे में अगर लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक पार्ट हमारा मिसिंग था, वो कवर अप कर लेते हैं, दैट इज कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग का मतलब समझते हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है बिटवीन द वार्मिंग अप एंड कंडीशनिंग। देखो कंडीशनिंग भी एक तरीके का काम है जैसे कि वार्म अप होता है, बट conditioning is referring to the specific game or the specific workout that you are performing as a warm up for a longer time period. बात क्या ध्यान रखनी है, the word that is used for longer time period is termed for conditioning. अब जैसे कि आप नॉर्मली फिजिकल एक्सरसाइज करते हो उसमें आपकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि आपको 10-15 मिनट में अपना वार्म अप करना है और आप अपनी एक्टिविटी में चले जाओगे। लेकिन बहुत से गेम ऐसे होते हैं दैट रिक्वायर मोर टाइम ऑफ वार्मिंग अप सो दैट यू कैन बी रेडी फॉर योर परफॉर्मेंसेस। तो उसी के लिए लिखा है दैट कंडीशनिंग एज अ वार्म अप refers to a series of light intensity exercises performed before a main workout or sporting event. यहाँ पर बात क्या दे रखा है, that is the main workout or sporting event to prepare the body for more workouts. तो हम अपनी कुछ रिएक्शन टाइम की एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट? कुछ एजिलिटी की एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम के लिए वो कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं या कुछ हैवी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं रिलेटेड टू माय पर्टिकुलर स्पोर्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, दिस रिफर्स टू द कंडीशनिंग। इसका पर्पस क्या है? एज अ वार्म अप का ही पार्ट है लेकिन लंबे समय के लिए। इट प्रिपेयर्स एंड डिजाइन ग्रेजुअली प्रिपेयर द बॉडी फॉर द डिमांड्स ऑफ द सब्सिक्वेंट वर्कआउट और एक्टिविटी. It is a crucial step in optimizing performance and minimizing the potential for injury. आप थोड़ा लंबे समय तक के अपने आप को तैयार करोगे तो बॉडी की हर मसल तैयार हो जाएगी, इसके साथ ही साथ आपकी बोन्स भी रेडी हो जाएंगी कि उनमें इंजरीज ना हो। एंकल ट्विस्ट होने की वजह से लिगामेंट में प्रॉब्लम आती है या टेंडन में प्रॉब्लम आती है तो उस सिचुएशन से आप बच जाओगे और आपकी इंजरी नहीं होगी या कम से कम बहुत छोटी सी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसके बाद कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन का मतलब क्या है, दैट इट रेफर्स टू द रेस्टिंग पोर्शन फॉर योर बॉडी। देखें भाई, जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं या परफॉर्मेंस कर लेते हैं या टूर्नामेंट खेल लेते हैं, कंपटीशन खेल लेते हैं, योर बॉडी नीड्स रेस्ट, योर मसल नीड्स टू गेट कॉन्ट्रैक्टेड अगेन, देन इन दिस केस यू नीड टू डू सम ऑफ द टाइम फॉर रेस्टिंग पीरियड। अब इसमें होता क्या है कि हमारी कूलिंग डाउन की वजह से जो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हुई है वो रिवर्ट होने लगेगी, जो मसल्स ओवर स्ट्रेच हुई हैं वो वापस रिवर्ट होने लगेंगी। अब कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी हार्ट बीट बहुत हाई हो जाती है। नाउ यू नीड टू गेट इट कूल डाउन और आपको उसको रेस्टिंग पोजिशन पे लेकर के आना है और आराम देना है। तो इसीलिए हम लोग करते हैं कूलिंग डाउन। तो प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली ब्रिंगिंग डाउन योर बॉडी बैक टू इट्स रेस्टिंग स्टेट, इसको भाई जरा हाईलाइट कर लें। ठीक है, नाउ मीनिंग क्या है, सिंपली अगर हम बताएं तो हमारी अपनी इंटेंसिटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ एब्रप्टली स्टॉपिंग यू स्लोली रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ योर एक्सरसाइज। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती है जब हम कंप्लीशन ऑफ द वर्क में पहुंचते हैं। तो अब इमीडिएटली तो भाई सडन चेंज आना नहीं है, तो यू नीड टू स्लो डाउन योर वर्क। अपना काम धीमा कर दें, थोड़ी बहुत कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें या ऐसा मूवमेंट करें जिससे कि आपका जो हार्ट रेट है जो बढ़ चुका है वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, you need to perform some light aerobic activities,
यू नीड टू डू सम ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, जैसे कि हाथ की एक्सरसाइज कर ली हमने, स्ट्रेच कर लिया, या हेड स्ट्रेच कर लिया, साइड ट्विस्टिंग कर लिया, ठीक है, ये भी आपका स्ट्रेचिंग में आएगा। काउ कैट पोज कर लिया। इस तरीके से आपके बहुत सारी ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपको रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन ब्रीदिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेनली बिगनर्स होते हैं और उनकी वर्कआउट एक्टिविटी के टाइम पीरियड पे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा चली जाती है या उनका पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसे क्या करना है कि भाई धीरे धीरे अपने वर्कआउट को छोटा करें, रिड्यूस करें और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने लगें। तो आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग है, वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी और आप अपने रेस्टिंग स्टेट पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये तो था हमारा भाई कूलिंग डाउन। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए एडवांटेजेस ऑफ इट। नाउ सबसे पहला काम क्या है एडवांटेजेस में, क्या हमें हेल्प करता है, बेनिफिट क्या मिलता है। द बेनिफिट इज ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट। आपका ब्लड प्रेशर और आपकी हार्ट रेट, जो पल्स रेट आपकी पहुंच गई है अप्रोक्सीमेटली 140, 160, 165, वो धीरे धीरे करके क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो देयर इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दैट टू ग्रेजुअली रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग स्टेट। ठीक है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड पूलिंग। ब्लड पूलिंग क्या है, When you exercise your blood vessels get dilated, और इसकी वजह से होगा क्या कि आपकी जो मसल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आने लगेगी। अब जब आप धीरे धीरे करके रेस्टिंग रेट पर आओगे, देन आपका नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी स्लो हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है दैट इफ यू स्टॉप एब्रप्टली, जैसे अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा, द मसल्स स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग विच नॉर्मली हेल्प्स पंप ब्लड बैक टू द हार्ट। दिस कैन लीड टू ब्लड पूलिंग, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हो, और उससे होगा क्या कि आपके जो लंग्स हैं वो भी प्रॉपरली काम करेंगे और आपका जो हार्ट रेट है वो भी धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाएगा और ब्लड पूलिंग आपकी कम हो जाएगी। कीपिंग लाइट मूवमेंट, ध्यान क्या देना है, गोइंग ड्यूरिंग अ कूलिंग डाउन हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड सर्कुलेशन एंड एडिंग इन वेनस रिटर्न टू द हार्ट एंड प्रिवेंटिंग ब्लड पूलिंग। नेक्स्ट इसके बाद है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। भाई बाय प्रोडक्ट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो जब आप अपनी वर्कआउट में बिजी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस वर्कआउट कर रहे हो, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपकी मसल वर्क नहीं करेंगी। वो क्यों नहीं करती हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो जब आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड डेवलप होगा तो आपकी मसल काम करना धीरे धीरे कम कर देगी, राइट। जब ये लैक्टिक एसिड ज़्यादा होने लगा तो मसल सोरनेस हमारी बढ़ जाएगी और हमारी एक्टिविटी उतने हाई रेट ऑफ परफॉर्मेंस में नहीं जाएगी। तो आप जब कूल डाउन करोगे, रेस्ट कर लोगे, तो रेस्टिंग की वजह से आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए दैट इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भाई क्या है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। इट रिफर्स टू द रेंज ऑफ मोशन। तो रेंज ऑफ मोशन क्या कहता है, आप अपनी बॉडी की मसल्स को जितना स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा ये फ्लेक्स होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब इन्होंने खेल खेल लिया, परफॉर्मेंसेस कर लिए, तो बिना कूल डाउन किए घर चले जाते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस में लोगों का रूटीन है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस कर रहे हो, अपना रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ा रहे हो, तो आपकी जो मसल ओवर स्ट्रेच हो गई हैं वो धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं और इंजरीज कम होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे स्टिफनेस रिमूव हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द मसल द फ्लेक्सिबिलिटी गोज हाई। अब यहाँ पर इन्होंने बताया दैट स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग द कूल डाउन फेज कैन टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज्ड इलास्टिसिटी। रेगुलरली स्ट्रेचिंग आफ्टर द वर्कआउट कैन हेल्प इंप्रूविंग ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी स्टिफनेस को भी क्या करता है भाई, दूर करता है। सो दीज आर द की वर्ड्स दैट यू नीड टू मार्क इन योर आंसर्स। इसके बाद क्या है, मेंटल ट्रांजिशन एंड रिलैक्सेशन। आप दिमागी तौर पर भी थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। आपका जो एग्रेशन है, जो आपका एंगर है, वो उस कोड से, उस फील्ड से धीरे धीरे करके क्या होगा, रिड्यूस होने लगेगा और आप मेंटली साइकोलॉजिकली फ्री हो जाओगे। इट काम्स योर माइंड एंड ट्रांजिशन स्मूथली बैक इनटू योर डेली रूटीन, राइट। नेक्स्ट एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट एक्सरसाइज मसल स्पैम और क्रैम्प्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। कभी कभी क्या, मोस्टली
ज़्यादातर जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस वर्कआउट होता है या फिजिकल वर्क होता है, उसके बाद प्लेयर्स में ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स मेनली दे फॉल फॉर क्रैम्प्स, मसल स्पैज्म होता है। तो मसल स्पैज्म का काम ही क्या है कि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स को डेवलप करता है, और अगर क्रैम्प को आपको रिमूव करना है तो आपको कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और ग्रेजुअली वाटर कंजम्पशन आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है दैट यू यूज द इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट यूज द सम ऑफ द एनर्जी ड्रिंक्स व्हाइल यू आर वर्किंग आउट sometimes and after the exercise also, so that it gives you energy at a very faster rate, और आपकी मसल्स में क्रैम्प नहीं आएगा। So these all about the basic advantages of cooling down. नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब हमें कूलिंग डाउन के लिए क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आइए जल्दी से समझते हैं। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस। आप अपनी हैमस्ट्रिंग से रिलेटेड कर सकते हैं। खड़े खड़े कुछ एक्सरसाइज करनी है तो आप अपनी क्वाड्राइसेप्स के लिए हिप फ्लेक्सर से कर सकते हैं, जैसे कि अपने पैर को उठाना, स्ट्रेच करना, ठीक है, अपने ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करना, अपने शोल्डर को स्ट्रेच करना, लो बैक एक्सरसाइज करना, सुपाइन और प्रॉन पोजीशन में एक्सरसाइजेस करना, ये सब आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में आएंगी। हिप फ्लेक्सर्स में बात करें तो हिप फ्लेक्सर्स के लिए मेनली जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी हिप फ्लेक्सर मसल्स को टारगेट करती है। ग्लूट स्ट्रेच करना, आप पैर अपना आगे बढ़ा करके अपने ग्लूटस मसल्स को यानी कि हिप मसल्स को भी स्ट्रेच करेंगे तो टारगेट्स टू योर ग्लूट्स मसल। बटरफ्लाई स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि आप बैठ जाते हैं पलथी मार के, वहां पर आपको पैर इस तरह से खोल लेने एंड यू नीड टू गो अप एंड डाउन फॉर द बटरफ्लाई स्ट्रेच। तो ये भी हमारे लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप अपने कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेज में ऐड करेंगे तो मसल्स हमारी जो स्टिफ हो रही हैं वो स्टिफनेस से बच जाएंगी। नेक्स्ट आ जाए भाई, कुछ एक्सरसाइजेज और हैं जैसे कि अपर बॉडी कोर के लिए तो क्रॉस शोल्डर एक्सरसाइजेज है, शोल्डर स्ट्रेच है, ओवरहेड ट्राइसेप स्ट्रेचेज हैं, डोरवे एंड स्टैंडिंग स्ट्रेचेज हैं। जैसे कि डोरवे में क्या होता है कि आप एक साइड पर एक वॉल पर खड़े हो गए और आप अपने हाथ को इस तरह से प्रेस कर दें तो आप क्या करोगे, अपनी शोल्डर मसल को और अपनी चेस्ट मसल को इसी तरीके से ट्रेमर दे रहे हो, एक टेंशन दे रहे हो और उसकी वजह से आपकी जो मसल है वो थोड़ी सी और इलास्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट इज चाइल्ड्स पोज, काउ कैट पोज जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्पाइनल ट्विस्ट, ये सब ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। ये ओवरहेड ट्राइसेप के लिए है, ये शोल्डर स्ट्रेच के लिए है, ये लंजेस हैं आपके हिप फ्लेक्सर्स के लिए, ओवरहेड स्ट्रेच है जिससे कि आपको अपने काफ मसल प्लस अपने शोल्डर और चेस्ट मसल पे भी स्ट्रेच मिलेगा। इसके साथ ही साथ चेस्ट स्ट्रेच है, हाथ या तो आप एक्टिवली अपने आप कर लें पीछे या किसी की हेल्प ले लें तो वो ज़्यादा और स्ट्रेच कर देगा। फॉरवर्ड बेंडिंग है, टो टच है, चाइल्ड पोज है, क्वाड्राइसेप स्ट्रेच है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, कोबरा पोज है, भुजंगासन है। ये सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो हमें अपने वर्कआउट के बाद करने से हमारी मसल की स्टिफनेस और सोरनेस को खत्म कर देती है। तो आपको इन कुछ एक्सरसाइजेस पे फोकस जरूर करना है और कीवर्ड्स बना करके आपको मेंशन करके आना है अगर आप एग्जांपल्स दे रहे हो। सो दिस विल बी ऑल क्वाइट इजी व्हेन यू राइट और मेंशन विद एग्जांपल्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज में, दैट इज आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। अब बात कर रहे हैं भाई हम लोग अपनी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज की। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है, वेयर देयर इज अ सेम टेंशन in your muscle. Iso refers to the same and tension refers to the tonic refers to the tension of the muscle. It is a type of exercise where the muscle changes length while maintaining constant tension. जैसे कि आप कभी कोई एक बारबल रॉड, कोई डंबल या कोई ऑब्जेक्ट ले करके अपने हाथ पे ग्रिप करो और उसकी एक्सरसाइज करो, लिफ्ट अप करो। ठीक है, सपोज केबल पे हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड पकड़ लेते हैं, केबल पकड़ लेते हैं और उससे बाइसेप फ्लेक्सेस करते हैं। तो ये जो लेंथ है बाइसेप की, ये क्या हो रही है, चेंज हो रही। तो यही लिखा है कि जब हमारी मसल लेंथ चेंज होगी लेकिन उसकी कोई टेंशन चेंज नहीं होगी, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आप जिम वर्कआउट को ही ले लो या कोई भी ऑब्जेक्ट से एक्सरसाइज करोगे, उसे लिफ्ट अप या लिफ्ट डाउन करोगे और अपनी बॉडी पे लोड डालोगे। कभी आप हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी क्वाड्राइसेप्स कर रहे हो, कभी शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हो, चेस्ट है, बैक है, ट्रापीजियस मसल है, ग्लूट्स मसल है, किसी भी मसल को आप ट्रेन करोगे तो अगर उसकी लेंथ सेम है
और लेंथ चेंज हो रही है और टेंशन सेम है, तो आपके लिए कहलाएगा वो आइसोटोनिक। अब इसके दो फॉर्म होते हैं, एक पहला कहलाता है कॉन्सेंट्रिक, दूसरा कहलाता है इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जब आप कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट अप करते हो, जैसे कि आप एक मार्कर पकड़े हो, एक पेन पकड़े हो, एक बॉक्स पकड़े हो या कोई वेट, आपने उसको होल्ड किया और फ्लेक्स किया। दिस फ्लेक्शन और लिफ्टिंग अप एनी ऑब्जेक्ट मेकिंग अ लोड ऑफ दैट, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को लोअर डाउन कर दें, मतलब हम ऑब्जेक्ट नीचे ले जाएं, अपना जो लोड है वो अपनी बॉडी से दूर ले जाएं, देन इट इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एक्सरसाइज। तो ये फ्लेक्स करना, ऑब्जेक्ट को फ्लेक्स कराना और उसका लोड उठाना इज कॉन्सेंट्रिक, और उसे लोअर डाउन कर लेना इज इसेंट्रिक। तो यहाँ पर आ गया भाई लोअरिंग डाउन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे मार्क कर ले भाई, यही कीवर्ड है आपका। एग्जांपल दीजिए भाई, लिफ्टिंग अ डंबल ड्यूरिंग अ बाइसेप कर्ल, ठीक है, और ऐसे ही स्लोली लोअरिंग डाउन द डंबल बैक आफ्टर द कर्ल इन्वॉल्व्स इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मार्क कर ले भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। Isometric. Here the word iso means the same and metric means the length. So when there is a change in same is the length but the change in the tension. So when you perform some of the exercise when in which the work done is not visible, जहाँ पर आपका काम आपके लिए visible नहीं होगा, पता ही नहीं चल रहा है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में हमारी लेंथ जो है मसल की वो सेम रहती है, और ये तरीके की एक्सरसाइजेस कहलाती हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, लाइक पुशिंग अप अ वॉल और सिटिंग लाइक अ चेयर। तो दिस मीन्स दैट while the muscle fibers are activated and produce tension, there is no visible movement at the joint. These all are called as isometric. Example इसमें दे रखा है कि हम वॉल पुशअप्स कर रहे हों, ठीक है, या वॉल सिट कर रहे हों, बैठे हुए हों नॉर्मली, तो ये सब हमारी कौन सी होंगी, आइसोमेट्रिक में। नो विजिबल मूवमेंट, नो चेंज इन द मसल लेंथ, फोर्थ जनरेशन इज देयर। एग्जाम्पल प्लैंक, वॉल सिट एक्सरसाइज, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोमेट्रिक, ठीक है। आई होप कि ये इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को और डाउट है तो मेरी एक वीडियो और देख सकते हैं जो मैंने क्लास 9th और 11th के लिए बनाई है, और उसमें स्पेसिफिक यही कुछ टॉपिक्स कवर अप हुए हैं फॉर आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट आ जाए भाई आइसोकाइनेटिक में। आइसोकाइनेटिक भी इसी से रिलेटेड है, बट अ पार्ट इज नॉट गिवन इन योर बुक, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपके जर्नल नॉलेज के लिए, दैट आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस आर रिलेटेड टू the same speed. Iso means the word here same, kinetic means related to the same speed. While you are running on a treadmill, आप उस पे एक मीटर सेट करते हो और दौड़ना शुरू कर देते हो, एक सेम पेस से, कांस्टेंट पेस से आप काम कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो या ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हो, ऑल दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, मेंटेनिंग अ सेम पेस। तो व्हेन देयर इज अ सेम स्पीड through the range of the complete motion, then it is called as isokinetic. Focus किस पे करना है बेटा आपको, there is a constant speed, there is a variable resistance and full range of motion, ठीक है। यहाँ देखें the type of exercise, the type of muscle exercise where the muscle changes length at a constant speed, इस बात को जरा फोकस कर ले और मार्क करिएगा, throughout the entire range of motion, then it is considered as isokinetic. Isokinetic involves at a fixed velocity regardless of the force exerted by the muscle. आप अगर सपोज उस काम को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाना चाहो, ट्रेडमिल पे कभी आप रनिंग करते हो तो उस पर एक मीटर सेट होता है कि भाई कितने आप फास्ट मूवमेंट करना चाहते हो, जब तक कि आप कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो और सेम पेस से काम कर रहे हो,
तब तक के बेटा वो कहलाएगी हमारी फिक्स्ड वेलोसिटी पे आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये तो हो गए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एग्जांपल्स। ये मेनली वो लोग करते हैं जो एथलेटिक्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का काम कर रहे होते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आ जाए भाई सर्किट ट्रेनिंग। मूविंग टू द सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग क्या है? पहले तो ये मैं बता दूं कि ये कब इनॉग्रेट हुई, कब पता चली, कब किसने फॉर्म की, ये बहुत ज़रूरी है आपको टॉपिक्स के अंदर लिखने के लिए। सर्किट ट्रेनिंग इज डिजाइन इन 1957 by the two person, that is Adamson and Morgan in Leeds University. कहाँ पर है ये? In Leeds University. So they have decided that to give the workout at different stations to perform. Different stations का मतलब क्या हुआ कि भाई एक स्पॉट पर मैंने कोई एक एक्सरसाइज करी, लाइक सपोज रोप क्लाइंबिंग, थोड़ा सा आगे बढ़े, आई स्टार्टेड विद द नेक्स्ट वर्कआउट लाइक वॉल सिटअप्स, थोड़ा सा आगे बढ़े, देन आई स्टार्टेड विद और परफॉर्म द एक्सरसाइजेस लाइक पुशअप्स, then I move ahead, I started with the bench press, then I started with the rope pull down for the triceps, then I move ahead, then started with the rope skipping rope करी, then I move ahead and I take the partner on my back and walk, then आगे बढ़े lunges। तो इस तरह की आपकी कुछ 8 से 10 फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो गई या 6-8 एक्सरसाइजेज हो गई, जो कि आप एक के बाद एक ऑल्टरनेटिव स्टेशंस पे कर रहे हैं। स्टेशन मतलब बहुत दूर नहीं जाना, बट थोड़ी डिस्टेंस पे आपको वो काम कवर अप करने हैं। तो दिस ऑल एक्सरसाइजेस कॉल्ड एज सर्किट ट्रेनिंग और सर्किट एक्सरसाइजेस। अब आप ये पिक्चराइज देखो, यहाँ पे क्या है, सर्किट बता दी है। सर्किट में पहले आप क्या कर रहे हो, एक जगह पे आपने प्लैंक किया, फिर साइड लिफ्ट किया, फिर वहीं पर वेट लेकर के आप स्क्वाट कर रहे हो, और इसी के बाद आप क्या कर रहे हो, दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज फॉर साइड टचेस ऑफ द नी फॉर क्रंचेस। तो यहाँ पर साइकिल किक्स होती हैं, जहाँ पर आपको अपने पैर के घुटने को हाथ की एल्बो से टच करना है, ये कोर की एक्सरसाइजेस हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, बाइसाइकिल क्रंचेस तक के पहुंच गए, एक आपका सर्किट हो गया। दूसरा साइड किक्स आपने की, फिर उसके बाद आपने रशियन ट्विस्ट किया, ये किस लिए, सब कोर के लिए है, ये लेग स्ट्रेंथ के लिए भी है, और ग्लूट ब्रिजेस करी, यानी कि ग्लूट मसल को एक्टिव किया, तो ये भी हमारा एक सर्किट हो गया। तीसरा क्या है, आपने लंजेस परफॉर्म किए, वेटेड लंजेस, फिर उसके बाद आपने क्लाइंबर्स किए, माउंटेन किक्स किए, और फिर उसके बाद आपने सूमो स्क्वाट लगाई। ये सारे क्या चल रहा है, एक के बाद एक एक्सरसाइज चल रही है। तो दे आर मूविंग टू द डिफरेंट स्टेशंस, राइट। तो ये डिफरेंट स्टेशंस पे हमारी एक्सरसाइजेस कहलाती है सर्किट ट्रेनिंग। नाउ इसमें थोड़ा सा मार्क कर लें और इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझ लें। Method that combines the strength and cardiovascular exercises into a series of station performed one after the another within a minimal rest। कम से कम इसमें आपको रेस्ट लेना है और फोकस किस पे करना है, that develops the strength and the cardiovascular endurance। ये हमारा स्ट्रेंथ और कार्डियो को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है, that is called as a circuit training। ये कीवर्ड मार्क कर लें। दिस मेथड वाज डिजाइन बाय एडमसन एंड मॉर्गन, यह मैंने पहले बता दिया, ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी 1957, ये भी बता दिया। इट इज अ साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ परफॉर्मिंग द सेट ऑफ एक्सरसाइजेस सिस्टमैटिकली। तो आपको सिस्टमैटिकली एक के बाद एक एक्सरसाइज परफॉर्म करना, इज कॉल्ड एज सर्किट ट्रेनिंग। फोकस ऑन द पॉइंट्स फॉर डेवलपिंग विच सॉर्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट, दैट इज स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कभी कभी स्पीड भी होता है, अगर आप स्पीड से रिलेटेड कुछ वर्कआउट कर रहे हो तो। वैसे इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या ऑब्जेक्ट्स या क्या इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, कितना बड़ा एरिया यूटिलाइज कर रहे हो, या विदाउट इक्विपमेंट्स कर रहे हो, तो किन मसल पार्ट्स को आप टारगेट कर रहे हो। इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल फॉर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स। ठीक है भाई, आई होप कि ये इजीली समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, जल्दी से खत्म करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस या मेजर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स क्या है भाई, हमारे स्टेशंस हैं। स्टेशंस का मतलब हो गया डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज और डिफरेंट साइट ऑफ एक्सरसाइजेस। दिस इज कॉल्ड एज स्टेशन, डिफरेंट एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज आप कोई भी ले सकते हो, लाइक स्क्वाट्स, पुशअप, यूजिंग द वेट और रेजिस्टेंट बैंड्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स और एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट,
time or repetition that depends upon you, that how much capability you are having. You can do with the 30 seconds or 45 seconds or for a minute. ठीक है. नेक्स्ट रेस्ट शुड बी मिनिमल. कम से कम टाइम आपको लेना है हर दूसरे एक्सरसाइज के बीच में. नेक्स्ट इज सर्किट. आपका एक सर्किट कंप्लीट हो जाए, देन टेक अ रेस्ट फॉर 2-3 मिनट्स, देन अगेन स्टार्ट विद द सेम प्रोसेस, और यू कैन चेंज विद द डिफरेंट सर्किट्स डिपेंडिंग अपॉन योर गोल. तो आप डिपेंड करता है कि आप किस गेम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपका क्या मेजर फोकस है. आप उससे रिलेटेड सर्किट की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. ठीक है. काइंडली मार्क दीज मेजर कंपोनेंट्स एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट. कुछ बेनिफिट समझ लें. फायदा क्या है? Benefits like its time efficiency, that it allows you to get full body workout in a related short amount of time. जैसे कि अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल पीछे पिक्चराइज वे में दिखाए थे. ठीक है. ये एग्जाम्पल भी आप मार्क कर सकते हैं कौन कौन से हैं और आपको कितने रेपिटेशन करने हैं और आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा. It helps in increasing the muscular strength, जो मैंने अभी बताया, that 2 points keeping the focus on, that is the strength and the cardiovascular endurance. तो हमारे लिए कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को बढ़ाता है, हमारी मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस को बढ़ाता है. देखो दो फर्क है. एंड्योरेंस एक रिलेट होता है दैट रिलेट्स टू योर हार्ट, दैट रिलेट्स टू योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. एक होता है मसल एंड्योरेंस कि आपकी मसल में कितना ऑक्सीजन कैपेबल स्टोर हो सकता है जिससे कि आप लंबे समय तक काम कर लो और ज्यादा वेट से कर सको. तो दैट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. राइट. नेक्स्ट हेल्प करता है आपका फैट लॉस करने में, क्योंकि आप रेगुलर अपनी कैलोरीज को क्या कर रहे हो, लगातार बर्न कर रहे हो. जितना ज़्यादा बर्न करोगे उतना ज़्यादा आपकी फैट लॉस परसेंटेज और अच्छा हो जाएगा. सो दीज ऑल आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सर्किट. यू कैन मार्क विद दिस. आप इन्हीं को एग्जांपल्स के तौर पर एग्जामिनेशन में यूज़ करोगे तो भाई गारंटी है कहीं भी नंबर नहीं कटने वाले. सो यूज दिस एग्जांपल्स इन योर एग्जामिनेशंस. नेक्स्ट आ जाते हैं भाई. हमारा टॉपिक है वेट ट्रेनिंग और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है. जैसे कि अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज देखी सर्किट ट्रेनिंग, उसी में कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आप देख रहे थे. ठीक है. ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख रहे थे, कहीं कहीं पर डंबल्स रखे हुए हैं. ठीक. हालांकि इसमें हमारा वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं है, बट जब हम वेट ट्रेनिंग की बात करेंगे तो वेट ट्रेनिंग इज काइंडली और स्पेसिफिकली फोकसिंग टू डेवलप द स्ट्रेंथ इन योर मसल. आपकी बॉडी में जिस मसल के लिए काम कर रहे हो उस पर स्ट्रेंथ डेवलप करना, उसमें ताकत बढ़ाना और उसका साइज इंक्रीज करना. दिस इज फॉर वेट ट्रेनिंग. तो जितने भी स्पोर्ट्स खेलने वाले खिलाड़ी हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, एथलीट्स हों, और बैडमिंटन प्लेयर हो, टेनिस प्लेयर हो, हॉकी प्लेयर हो, स्क्वैश प्लेयर हो, एथलीट्स के अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जैसे कि आपके रग्बी प्लेयर हो गए. बहुत सारे जितने भी स्पोर्ट्स आप ले लो, वो कहीं ना कहीं अपनी कुछ स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट करते हैं जिनका काम उनके स्पोर्ट्स में है. जैसे मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ तो आई टारगेट ऑन माई शोल्डर मसल्स, आई टारगेट ऑन माई क्वाड्राइसेप्स मसल एंड ऑन द काफ मसल. तो मैं पर्टिकुलरली इन 3-4 मसल पे फोकस कर रहा हूँ सो दैट आई कैन बिल्ड द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन द कोर्ट एंड टू प्ले वेरी स्मूथली. That is helpful as a weight training for your sport. क्रिकेटर है, शोल्डर की स्ट्रेंथ करेगा. स्विमर है, शोल्डर और चेस्ट और बैक की स्ट्रेंथ करेगा. राइट. साइक्लर है तो साइक्लिस्ट पर्सन अपने थाइस की, हैमस्ट्रिंग की और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ करेगा. तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंसेस के लिए. प्लस इसके अलावा जो स्पेसिफिक बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको तो भाई कंप्लीटली अपनी कंप्लीट बॉडी को, मसल को डेवलप करना है. So that is why they are doing for the strength or resistance training, which involves using the resistance to build the muscle strength, endurance and specifically the size. भाई एक्सरसाइज करोगे, मसल टीयर होगी, ब्रेक होगी और उसके बाद जब आप न्यूट्रिशन और फूड कंज्यूम करोगे प्रॉपरली तब वो रिपेयर होगी. एक्स्ट्रा फूड लेने से, एक्स्ट्रा डाइट लेने से आपकी मसल की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ने लगेगी. So it is a type of exercise where the muscle work against force such as weights to improve the physical fitness and overall health. Right? अब इसी के कुछ एडवांटेजेस समझ लेते हैं. वो क्या है? There are various benefits of exercises, various advantages of it. सबसे पहला क्या है भाई? Increase muscle strength, हमारी मसल में ताकत बढ़ाता है. Next, increase bone density, हमारी हड्डियों की मजबूती को बढ़ा रहा है. और
उनकी डेंसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि आपको जल्दी इंजरी नहीं होगी। जब आप खेल रहे होगे तो मोस्टली देखते हो किसी का एंकल ट्विस्ट हो रहा है या किसी का रिस्ट ट्विस्ट हो रही है, ठीक है, या जल्दी से कभी कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाता है तो बोन बेंड हो जाती है या बाल आ जाता है उसमें खेलते खेलते अपने आप। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दूर होंगी जब आप वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट इज एनहांस्ड जॉइंट फंक्शन स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। आपके जॉइंट्स के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट है उसमें भी फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी और आप लंबे समय तक के काम कर पाओगे और स्मूथली कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट इज इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। Building muscle mass increasing your resting metabolic rate, meaning you burn your more calories even when at rest. आप अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपना मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव कर रहे हो तो उससे होगा क्या कि आप जब रेस्टिंग स्टेट पर होगे तब भी आपकी कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न हो रही होंगी, राइट। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन मीन्स देयर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर। तो आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर को भी अच्छा कर लोगे, एक वेल डिजाइंड ब्यूटिफाई वे में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकोगे एंड द पीपल लुक्स लाइक एन एथलेटिक और एस्थेटिक पर्सन। तो ये भी हमारी बॉडी को कुछ अच्छा फिगर देगा, लाइक इट रिड्यूस द बॉडी फैट एंड इंक्रीज द लीन मसल मास, और हमारी बॉडी की मस्कुलैरिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट इसके बाद है कुछ और पॉइंट्स। लास्ट पोर्शन पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं। द चैप्टर इज अबाउट टू एंड। इम्प्रूव्स द बॉडी कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। कई बीमारियों से हमें बचाएगा और कई स्पेसिफिक बड़ी बीमारियों से बचाएगा जो कि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में हो जाती हैं, लेकिन अगर हम खेल खेलते रहेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड रहेंगे तो हमें कई बीमारियों से बचने का मौका अच्छा बना रहेगा। हमारा ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा, डायबिटीज से भी बचेंगे, हार्ट डिजीज से बचेंगे, शुगर लेवल से बच जाएंगे। ये सारे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स। इट ऑल्सो एनहांस द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी। आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा कि आप स्मूथली पूरे दिन का काम कर लोगे विदाउट गेटिंग फटीग और गेटिंग वेरी लेस फटीग, ठीक है, थकान भी कम होगी। नेक्स्ट इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। ये बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है भाई, एग्जामिनेशन में ज़रूर लिख के आना। दैट इट हेल्प द मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरलोड की सारी मुश्किलों से आप बिल्कुल आज़ाद रहोगे और ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएंगी। चैप्टर भी भाई हमारा इन्हीं टॉपिक्स के ज़रिए ख़त्म हो गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस इंपॉर्टेंसेज ऑफ वेट ट्रेनिंग। तो भाई यहाँ तक के था हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th ISC। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे मूव ऑन करेंगे, या हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कुछ क्रिकेट का पार्ट भी लेकर के आऊँ, उस पे वीडियो बनाऊँ। तो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज follow the channel specifically for physical education. Thank you everyone. Meet you in the next video. Till then, take care all of you. Have a nice day.